Ceasefire announced and ceasefire violated. This has been the story of Pakistan from recent many decades. छुरा भोंकना, धोखा देना, अपनी बातों से पलट जाना, ये पाकिस्तान की प्रवृत्ति में है, उनके खून में है। जब ये सीज़फायर अनाउंस हुआ ना तो ट्रंप और यूएसए सबसे आगे आ गया इसका क्रेडिट लेने, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ये क्रेडिट एक एम्बैरेसमेंट में बदल गया जो उनको पाकिस्तान की साइड से मिलने वाला था। कुछ टाइम के लिए तो लगा कि वॉर रुक गया, मे बी शायद अब सब शांति से रहेंगे, लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन मुश्किल से 2 से 3 घंटों बाद पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। जम्मू, आरएसपुरा, अखनूर, रजौरी, बारामूला, श्रीनगर सब जगह ड्रोन अटैक्स रिपोर्ट किए गए, जिसकी वजह से इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स को वापस रीएक्टिवेट करना पड़ा और फिर वही सायरन्स, फायरिंग्स, ब्लैकआउट्स और पैनिक का सिलसिला शुरू हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि लगभग आधी रात को फॉरेन सेक्रेटरी को आकर कंफर्म करना पड़ा कि पाकिस्तान कुछ ही घंटों पहले हुए एग्रीमेंट को सच में तोड़ चुका है। इसलिए आर्म्ड फोर्सेस को पाकिस्तान से आने वाले सभी थ्रेट से डील करने के लिए फ्री हैंड दे दिया गया है और जंग का सिलसिला फिर से चालू हो चुका है। लेकिन इंडिया ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि अगर फ्यूचर में कोई भी फायरिंग, एस्केलेशन या फिर ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान के साइड से आते हैं तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इंडिया अकॉर्डिंगली उस पर रिएक्ट भी करेगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि हमारी फोर्सेस ने जो शक्ति प्रदर्शन इस वॉर के दौरान किया है ना, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनका इंतजाम तो हमारी सेना कर लेगी। और मुझे लगता है कि ये जो वॉर था ना, ये सिर्फ 2 देशों का वॉर नहीं था, ये एक अच्छा मौका था भारत के पास अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों को पहचानने का और ये समझने का कि जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, भविष्य में जिन देशों ने, जिन दोस्तों ने और जिन दुश्मनों ने अपने साइड्स क्लियर कर लिए हैं, भारत भी उनको लेके अपने साइड्स क्लियर कर ले, डिप्लोमैटिकली या फिर फोर्सफुली। और ये इंपॉर्टेंट है जानना कि इस संघर्ष में कौन भारत के साथ खड़ा हुआ है और कौन पाकिस्तान के साथ, कौन से देश खुले तौर पर हमें सपोर्ट कर रहे हैं और कौन है जो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। वो कहते हैं ना, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट एनिमी क्लोज है, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीज एकदम कायम होती है। युद्ध के मैदान पर डायरेक्ट तौर पर लड़ी गई लड़ाइयों से ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके साथ कौन खड़ा है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे सच्चे मित्र कौन थे इस युद्ध में और हमारे दुश्मनों ने किस हद तक अपनी दुश्मनी निभाई, ताकि हम भी आगे चल के दोस्ती और दुश्मनी दोनों अच्छे से निभा सकें। दोस्तों, भारत को सपोर्ट करने वाले अलाइज की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है इजराइल का। इंडिया और इजराइल की डिफेंस पार्टनरशिप आज दुनिया की सबसे एडवांस और स्ट्रैटेजिक अलायंसेस में गिनी जाती है। इस पार्टनरशिप का असर इस वॉर में काफी स्ट्रांगली देखा गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने क्रॉस बॉर्डर ड्रोन स्ट्राइक्स में इजरायली हारोप म्यूनिशंस का एक्सटेंसिव यूज किया। ये सुसाइड ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों के स्ट्रैटेजिक साइट्स, टेररिस्ट कैंप्स और कमांड सेंटर्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट करने में काम आए। हारोप और हेरोन मार्क 2 जैसे इजरायली ड्रोन्स भारत की हाई ऑल्टीट्यूड सर्वेलेंस और डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर लेके गए। देखिए, इन दोनों देशों की अलायंस इतनी मैच्योर हो चुकी है कि भारत आज इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बायर है। इस वजह से बैटलफील्ड पर इंडिया को एक टेक्नोलॉजिकल एज मिलती है, स्पेशली जब रियल टाइम टारगेट आइडेंटिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम से कम कोलैटरल डैमेज की बात आती है। और इजराइल का ये सपोर्ट सिर्फ डिफेंस हार्डवेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने हमेशा की तरह भारत को हाई लेवल इंटेलिजेंस शेयरिंग और पॉलिटिकल बैकिंग भी प्रोवाइड की, जिससे भारत को ग्लोबल फोरम्स पर भी एडवांटेज मिला। उसी तरह अगर फ्रांस की बात करें तो इस कॉन्फ्लिक्ट में राफेल फाइटर जेट्स ने इंडियन एयरफोर्स को एक अनमैच्ड टैक्टिकल एडवांटेज दिया। राफेल जेट्स की एजिलिटी, मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल्स की बियॉन्ड रेंज कैपेबिलिटी और स्कैल्प क्रूज मिसाइल की प्रिसीजन स्ट्राइक पावर ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को चैलेंज किया। जब पाकिस्तान ने चाइनीज J-10C जेट्स यूज किए ना, तब भी राफेल की सर्वाइवेबिलिटी और स्ट्राइक एक्यूरेसी ने भारत को एयर सुपीरियरिटी दिलाई। इसके अलावा फ्रांस से लिए गए स्कैल्प मिसाइल्स और एडवांस एवियोनिक्स ने डीप स्ट्राइक मिशंस में इंडियन पायलट्स को कॉन्फिडेंस दिया कि वो पाकिस्तान के रडार और सैम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल कवरेज को ब्रीच कर सकें। और फ्रांस और इंडिया सिर्फ वेपन्स ही नहीं, बल्कि टेररिज्म के खिलाफ भी बहुत स्ट्रांग वैल्यू शेयर करते हैं। इन टेंशंस के बीच फ्रेंच प्रेसिडेंट ने खुद पीएम मोदी को कॉल करके डिप्लोमेटिक सॉलिडेरिटी पेश की और यूएन और ईयू जैसे फोरम्स पर भारत के सेल्फ डिफेंस नैरेटिव को पुश किया। इस कड़ी में हमारा अगला स्ट्रांग पार्टनर था रशिया। इन टेंशंस के बीच अगर भारत का कोई वेपन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा तो वो था रशिया से खरीदा हुआ S-400 डिफेंस सिस्टम। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम के साथ साथ सुखोई 30 MKI और MiG-29 UPG जेट्स जो रशियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, उन्होंने भी हमारी एयर सुपीरियरिटी और ग्राउंड सपोर्ट मिशंस में फ्रंटलाइन रोल प्ले किया। और रशिया ने यह भी इंश्योर किया कि वॉर के दौरान जो हमारे स्पेयर पार्ट्स और टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है वो भी काफी फास्ट ट्रैक तरीके से आए, ताकि इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल रेडीनेस बनी रहे। रशिया ने डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पॉलिटिकल बैकिंग दी और चाइना द्वारा पाकिस्तान को दिया गया
इंडिया सपोर्ट भी बैलेंस किया। इजराइल, फ्रांस और रशिया जैसे कन्वेंशनल अलाइज से अगर हम आगे बढ़े तो इस बार बैटलफील्ड पर यूके के साथ भारत की नेक्स्ट जेन एयर डिफेंस पार्टनरशिप भी नजर आई। 2025 के दौरान डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया डीपीआई के तहत थेल्स और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने लेजर बीम राइडिंग्स, मैनपैड्स और स्टार स्ट्रीकिंग हाई वेलोसिटी मिसाइल सप्लाई किए, जिन्होंने इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की लो एल्टीट्यूड एयर डिफेंस को स्ट्रेंथन किया। ये सिस्टम्स पाकिस्तान के ड्रोन्स और लो फ्लाइंग जेट्स को न्यूट्रलाइज करने में काम आए। यूके के कई लीडर्स ने भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में भारत को अनवेवरिंग सपोर्ट दिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उन्होंने डायरेक्ट कॉम्बैट वेपन सप्लाई नहीं किए, लेकिन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में इंडिया को लॉजिस्टिक्स, मैरीटाइम सर्विलेंस और साइबर डिफेंस में सपोर्ट दिया। जापानीज सर्विलेंस टेक और ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट डेटा शेयरिंग से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तानी नेवल मूवमेंट और ड्रोन लॉन्चेस को ट्रैक किया गया। वहीं क्वाड के बैक चैनल कोऑर्डिनेशन ने इंश्योर किया कि इंडिया को रीजनल डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंस सपोर्ट मिलता रहे। उसी तरह यूएई और सऊदी अरेबिया ने भी इस कॉन्फ्लिक्ट में ओपनली वेपन्स नहीं दिए, लेकिन यहां भारत के लिए सबसे बड़ी जीत ये थी कि इन इस्लामिक कंट्रीज ने पाकिस्तान को मिलिट्री या डायरेक्ट स्ट्रैटेजिक सपोर्ट भी नहीं दिया, जो अरब रीजन की जियोपॉलिटिक्स में एक साइलेंट बट बहुत ही सिग्निफिकेंट शिफ्ट को बयान करता है। इसकी वजह से पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन फेस करना पड़ा। उल्टा कुछ सोर्सेज ने यह क्लेम किया कि बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू यूएई, सऊदी अरेबिया और यूएस द्वारा पाकिस्तान पर एस्केलेशन को रोकने और सीज फायर करने का प्रेशर बनाया गया। और इसके अलावा इस सबके बीच आप सबने देखा होगा 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में साइबर फ्रंट एक नया बैटलफील्ड बन गया। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैकर ग्रुप्स ने इंडियन मिलिट्री और सिविलियन वेबसाइट्स पर अटैक किए। इस साइबर वॉर में इजराइल, अमेरिका और फ्रांस की साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग ने इंडियन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर रखने में काफी मदद की। इसके अलावा पूरी क्राइसिस के दौरान अमेरिका, जापान, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स में कॉन्फिडेंस बनाए रखा, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट को रोका नहीं गया। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया और पब्लिक डिप्लोमेसी में भी इंडिया के नैरेटिव को पुश करने में इन पार्टनर्स ने सटल लेकिन बहुत इफेक्टिव रोल प्ले किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान, चाइना, टर्की नेक्सस। देखिए, दुनिया भर में इंडियन डोमिनेंस जो बढ़ा है, चाहे वो डिप्लोमेसी के लेवल पे हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्रंट पे हो, ये डिप्लोमेटिक सपोर्ट काफी नेचुरल था। लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा कोई भी सपोर्ट एटलीस्ट भारत के लिए नेचुरल नहीं था। हालांकि अब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक फेल्ड टेरर स्टेट है, इसलिए पाकिस्तान भारत को मिलने वाले भरोसे और डिप्लोमेटिक सपोर्ट को मैच नहीं कर पाया। लेकिन हमारे लिए गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को मुख्य तौर पर टर्की और चाइना की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग और मल्टी डायमेंशनल सपोर्ट मिला, और ये वही टर्की है जिसे भारत ने दोस्त कहा था। 2023 में जब टर्की में भीषण भूकंप आया ना, तो इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त के तहत उसकी मदद करने वाला पहला देश बना। लेकिन टर्की ने उसी भारत के खिलाफ पाकिस्तान को 300 से 400 सोनगार एसएस गार्ड और बैरक्टर TB2 ड्रोन सप्लाई किए, जिनसे पाकिस्तान ने ले से सर क्रीक तक भारत की 36 लोकेशंस पर हमला किया। टर्की ने कराची पोर्ट पे अपना वॉरशिप TCG बुयुकड़ा भी भेजा, जो एक सिंबॉलिक मैसेज था कि टर्की पाकिस्तान के साथ है। वॉर के दौरान टर्किश C-130 हर्क्यूलस मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी कराची एयरपोर्ट पे देखा गया, जिससे आर्म्स और एम्युनिशंस की डिलीवरी बहुत स्ट्रांग हो गई। और इतना ही नहीं, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी टर्की ने पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट दिया। प्रेसिडेंट अर्दोगान ने इंडिया के मिलिट्री एक्शन की खुली निंदा की और कश्मीर इशू को इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाया। टर्की ने पाकिस्तान को इस्लामिक ब्रदरहुड का हिस्सा बताकर मुस्लिम वर्ल्ड को पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का मैसेज दिया। यहाँ तक कि टर्की पाकिस्तान के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हुई, जिससे पाकिस्तान को इंडियन ट्रूप मूवमेंट्स और साइबर ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन मिलती रही। वर्ल्ड वॉर 1 के समय से ही टर्की ने इतिहास में गलत पावर्स का साथ दिया है और वो आज तक ये गलती दोहरा रहा है। अब टर्की की प्रवृत्ति बदलना भारत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसको एक लेसन जरूर दिया जा सकता है। 2024 में लगभग 2.7 लाख इंडियंस ने टर्की विजिट किया और 2025 में ये 3.5 लाख तक पहुंचने की उम्मीद थी। इंडियन टूरिस्ट का बॉयकॉट टर्की के रेवेन्यूज पर चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि एवरेज इंडियन टूरिस्ट हाई स्पेंडिंग कैटेगरी में आता है। टर्किश एयरलाइंस भी बॉयकॉट का शिकार हो रही हैं, जिससे उनके एक्सपेंशन प्लान्स पर असर पड़ेगा। प्लस $10.4 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड भारत के फेवर में है। अगर भारत अपने एक्सपोर्ट्स जैसे क्रूड पेट्रोलियम, मार्बल, गोल्ड, मशीनरी और केमिकल्स को रेस्ट्रिक्ट या इंपोर्ट्स को कम करता है, तो वो भी टर्की की इकोनॉमी को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा सकता है। अब जहां तक बात चाइना की है, उसको हम सब जानते हैं। सबसे पहले चाइना ने डिप्लोमेटिक लेवल पर हमेशा पाकिस्तान को बैक किया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने पाकिस्तान की आयरन क्लैड सपोर्ट की बात की और UN जैसे फोरम्स पर भारत के खिलाफ इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की।
लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी का ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट चाइना से आता है। पाकिस्तान ने चाइनीज J-10C फाइटर जेट्स यूज किए जो स्पेशली इंडियन राफेल जेट्स को काउंटर करने के लिए लाए गए थे। जब इंडियन एयरफोर्स ने बॉर्डर पे स्ट्राइक्स की, पाकिस्तान ने चाइनीज HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से काफी मिसाइल्स इंटरसेप्ट की। इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करें तो चाइना के हाई रेजोल्यूशन याओगान सैटेलाइट्स और नेवल स्पाई शिप्स अरेबियन सी में इंडियन नेवल मूवमेंट और मिसाइल लॉन्चेस को ट्रैक कर रहे थे। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी इंटरसेप्ट किया कि चाइनीज ऑरिजिन सर्वेलेंस ड्रोन्स ELINT, POK और सिंध के एयर बेसिस पर एक्टिव थे, जो डायरेक्टली चाइनीज पाकिस्तानी मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को दर्शाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, कश्मीर में टेररिस्ट अटैक्स के दौरान बैंड हुआवे सैटेलाइट फोन्स और चाइनीज अल्ट्रासेट इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज हुई, जो पाकिस्तान की मिलिट्री को चाइनीज कंपनीज ने स्पेशली सप्लाई की थी। ये डिवाइसेस चाइनीज सैटेलाइट्स के थ्रू सिक्योर कम्युनिकेशन इनेबल करते हैं और इंडियन एजेंसीज ने इनका इंसेप्शन भी किया है। इसका डायरेक्ट प्रूफ है कि चाइना ने पाकिस्तान के कोवर्ट ऑपरेशंस को कम्युनिकेशन और इंक्रिप्शन सपोर्ट दिया है। चाइना ने इस कॉन्फ्लिक्ट को एक मेजर इंटेलिजेंस गैदरिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में भी इस्तेमाल किया। अब चाइना ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे तमाम थ्योरीज हो सकती है और हम सब ये जानते हैं। पर अभी रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले यूएसए की बहुत सारी कंपनीज चाइना से बाहर आना चालू हुई थी। उन्होंने अपने बेस को चाइना से भारत में शिफ्ट करना चालू किया था और इसका एक बड़ा रीजन था ट्रम्प द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ्स। और चाइना ये जानता है कि अगर भारत में किसी भी लेवल पर इंस्टेबिलिटी आती है तो उससे डायरेक्ट बेनिफिट चाइनीज इकोनॉमी और चाइनीज डिप्लोमेसी को हो सकता है। जब भी मैं यूएसए का रवैया देखता हूं ना भारत की तरफ, मुझे लगता है कि शायद यूएसए कभी भारत के लिए बहुत बुरा ना करे, पर यूएसए भारत के लिए बहुत अच्छा कर देगा, इसके चांसेस भी बहुत कम है। अब दोस्तों, अगर हम दुनिया के सो कॉल्ड हेजेमन अमेरिका की बात करें तो उनकी फॉरेन पॉलिसी के डबल स्टैंडर्ड्स काफी एविडेंट है। ये हिपोक्रेसी सबसे ज्यादा तब सामने आई जब IMF ने पाकिस्तान को $2.4 बिलियन का बेल आउट पैकेज अप्रूव कर दिया, वो भी इंडिया के स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस के बावजूद। IMF की डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस अमेरिका का है, जिसका वोट शेयर 16.5% है। अगर यूएस के साथ EU, UK, रशिया और जापान मिल जाते तो वोटिंग आउटकम्स अलग हो सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत का वोट शेयर सिर्फ 2.76% है, तो उसके वोट को इग्नोर करना आसान है। ये वही IMF है जो यूक्रेन वॉर के टाइम रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स पे सैंक्शंस की मोरल बात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान जैसा कंट्री जो ओपनली टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, उसको IMF बेल आउट मिल गई। ये कॉन्ट्राडिक्टली क्लियरली दिखाता है कि ग्लोबल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी जियोपॉलिटिक्स से अलग नहीं है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, लेकिन यूएस ने वो नहीं किया। इंस्टेड जब पाकिस्तान के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने का वक्त आया तो यूएस ने ना तो टेररिज्म पर प्रेशर बनाया, ना ही उसकी फंडिंग को रोकने की कोशिश की। और जब सीज फायर का मूवमेंट आया तो यूएस ने बिना किसी रियल कंट्रीब्यूशन के खुद को क्रेडिट देना शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक में क्लेम किया कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच फुल और इमीडिएट सीज फायर करवाया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान के म्यूचुअल डायलॉग का रिजल्ट था, जिसमें यूएस का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं था। इंडियन ऑफिशियल्स और कमेंटेटर्स ने भी इस बात को हाईलाइट किया। यूएस की डुअलिटी यही नहीं रुकी। एक तरफ वो खुद को ग्लोबल पीस ब्रोकर के रूप में प्रोजेक्ट करता है, तो वहीं दूसरी तरफ वो पाकिस्तान जैसे स्टेट को स्ट्रैटेजिक रीजंस की वजह से IMF से फंडिंग दिलाता है। यह अप्रोच भारत के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करता है और रीजन इंस्टेबिलिटी को भी बढ़ावा देता है, लेकिन यूएस को इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। पहले से ही ये क्लियर था कि यूएस इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट को सीरियसली नहीं ले रहा। जब इंडिया ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की तो ट्रंप का रिस्पॉन्स सिर्फ इतना था कि यूएस दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध साझा करता है और दोनों को टिट फॉर टैट एक्शंस रोकने की सलाह दी है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने तो और भी कैजुअल एटीट्यूड दिखाया। उन्होंने कहा कि इट्स फंडामेंटली नन ऑफ आवर बिजनेस। खैर, IMF के इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को देखा जाए तो ये सच है कि वो एक प्रोसेस ड्रिवन बॉडी है जो पॉलिटिकली न्यूट्रल दिखने की कोशिश करता है, लेकिन जब ग्लोबल पावर इक्वेशंस इन्वॉल्व हो तो न्यूट्रलिटी भी एक पॉलिटिकल इंस्टेंस बन जाता है। इस पूरे एपिसोड में चाइना का रोल भी क्रूशल रहा। पाकिस्तान को बचाना चाइना के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी था, क्योंकि चाइना चाहता था कि भारत अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे भी एंगेज रहे। जब इंडिया ने मिलिट्री एक्शन लिया तो चाइना ने रिग्रेट जरूर दिखाया, लेकिन ये नहीं बोला कि वो रिस्पॉन्स में था, ना कि पहला अटैक। और दोस्तों, इस वाक्य से ना यूएस की एशिया में रिलेक्टेंस भी एक्सपोज हुई। इंडिया क्वाड का कोर मेंबर है, जिसका मकसद ही इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी है, फिर भी यूएस ने कोई कॉन्क्रीट बैकिंग नहीं दी। इससे ताइवान जैसे यूएस पार्टनर्स के कंसर्न्स और भी बढ़ते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे यूएस की पॉलिसी यही दिखती है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पहले, प्रिंसिपल्स बाद में। तो माय फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई होप आपने भारत के दुश्मनों और भारत के दोस्तों को अच्छे से पहचाना होगा।
मुझे नहीं पता कि ये वॉर कब रुकेगा, पर मुझे लगता है कि इस एक्शन से भारत ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दुनिया को दिया है कि ये जो भारत है ये जवाब देना जानता है, ये अपने दुश्मनों और दोस्तों को पहचानना जानता है, और जब समय आएगा तो हम ऐसा बदला लेंगे जिसका विटनेस पूरी दुनिया होगा। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।